छिपकली, इस तरह के सभी जीव जो कि धरती पे ग्रेविटी के फोर्स के साथ बंधे रहते हैं। और ये रेप्टाइल्स लाखों साल से धरती से चिपके हुए थे, लेकिन उसी में से कुछ एक ने साइंटिस्ट मानते हैं उनके अंदर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनके पंख निकल आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कल मैं अपने परिवार के साथ गया था फर्स्ट शो देखने के लिए, ओपेनहाइमर का। हमारे क्रिस्टोफर नोलन जी की जो मूवी आई है। मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और ये वीडियो भी कोई मूवी रिव्यू नहीं है, लेकिन मैं बात करूँगा इस फिल्म के बारे में, कुछ थोड़ी बहुत बातें ज़रूर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो है फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस के बारे में, फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस के बारे में। क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन किस लिए बना है और हम लोग जैसे जैसे इंटेलिजेंट होते जाते हैं हम क्या करने लग जाते हैं। इस धरती पर जो पहला फूल आया था वो 11 करोड़ 40 लाख साल पहले आया था। उसके पहले लाखों साल से धरती पे पेड़ पौधे का वेजिटेशन चल रहा था, लेकिन जो फर्स्ट फ्लावर आया था जिसने खिल करके सूरज को अपने अंदर लिया वो 11 करोड़ 40 लाख साल पहले आया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी दोस्तों। इस पूरे प्लैनेट पर, इस पूरी धरती पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। मैं जानबूझ के एक्सप्लोजन बोल रहा हूँ बिकॉज उसके बाद सब जगह दो चीज़ें फैल गईं, खूबसूरत रंग और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू। जी हाँ, फूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी है ह्यूमन कॉन्शियस के लिए। और फूल शुरू से ही पोएट्स को, राइटर्स को, आर्टिस्ट्स को और ख़ास तौर से मिस्टिक्स को इंस्पायर करता रहा है। बड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है फ्लावर और फ्लावरिंग, जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे ना, फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मैं सोचता हूँ अक्सर दोस्तों कि जब कोई आदमी समझदार, मैच्योर होता है तो उसको कौन सी चीज़ इंस्पायर करती है। आपने कभी फूल को देखा है ध्यान से? जब भी आप एक खूबसूरत फूल को देखते हैं आप अंदर कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, एक बहुत स्पेशल अनुभव करते हैं, जिसको आप खूबसूरती कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं। हम कहते हैं फूल खूबसूरत है, नहीं। फूल हमारे अंदर में एक मेमोरी ट्रिगर करता है, एक ऐसी मेमोरी जिसको हम कहते हैं सुंदरता। भगवान को भी हम सुंदर कहते हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो फूल क्या है? तो फूल हमारे अंदर में सुंदरता की मेमोरी क्रिएट करता है। नेचर में तो सब जगह केमिस्ट्री है, लेकिन उस केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाती है जिसको देख करके हम शांत हो जाते हैं, हम नेचर के ऑ में आ जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जब मैं इस फिल्म को देख रहा था, ओपेनहाइमर को, मैं सोच रहा था इस आदमी के मन में क्या चल रहा था जिसने एक ऐसा बॉम्ब बनाया तो एक साथ इतने लोगों को मार सकता है। जीनियस आदमी। कहीं ना कहीं जब एक आदमी स्पेशलिस्ट हो जाता है, किसी सब्जेक्ट का माहिर हो जाता है, तो उसके अंदर का कन्फ्यूजन भी एक अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाता है। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन मुझे लगा जब एल्बर्ट आइंस्टीन ओपेनहाइमर से बातचीत करते हैं और बहुत ही सटल तरीके से उसको मना करते हैं कि मत करो। और एक बड़ी उल्टी चीज़ देखी मैंने, हम सबके साथ होती है बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसे ही सोचता है। सीन ये है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और अगर हिटलर के पास एटॉमिक पावर चली जाती है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने की शक्ति चली जाती है, तो वो पूरी दुनिया पर राज कर लेगा। इसीलिए अमेरिका को ये बॉम्ब चाहिए। लेकिन जब हिटलर ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद जाकर के इन लोगों ने बॉम्ब बनाया और जापान के 2 शहरों को ब्लास्ट किया। इनका लॉजिक क्या था कि अगर आप एक द मोस्ट पावरफुल वेपन बनाते हो और जिस देश के पास वो रहता है तो आप पीस एस्टैब्लिश कर सकते हो। मतलब डर से आप शांति एस्टैब्लिश करना चाहते हो। इस फिल्म को देखते देखते मेरा बेटा सो गया, शीश तो सो गया। एक तरह से बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। एक साइंटिस्ट की कैसे उसको फंसाया जाता है और उसकी अपनी लाइफ की जद्दोजहद, कन्फ्यूजन, डर और उसी के बीच में उसका ईगो भी, बिकॉज अगर उसने ये डिस्कवरी की तो ये ईगो से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। खैर, मैं बात कर रहा था फूल की। गौतम बुद्ध ने एक बार
अपने भिक्षुओं के पास आए और उनके हाथ में एक फूल था, कमल का फूल था। और उस दिन उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, वो शांत रहे और पूरी सभा वेट कर रही थी उनका लेक्चर सुनने के लिए। सब शांत और बुद्ध भी शांत, और उनके हाथ में एक फ्लावर। सब बड़े उत्सुक हो रहे थे कि अब क्या बोलेंगे बुद्ध। और वहीं पर महाकश्यप थे, उनके शिष्य, वो हंसने लगे, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि जो बात बुद्ध कह रहे थे वो शब्दों से नहीं कह रहे थे, वो फूल के ज़रिए एक इशारा कर रहे थे अंदर के साइलेंस की तरफ। और महाकश्यप भी शांत थे, उनके मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और फिर बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी मैं शब्दों से कह सकता था मैंने तुम सबको दिया, लेकिन जो शब्दों के भी परे है वो मैं महाकश्यप को दे पा रहा हूँ। एक तरफ है फिजिकल वर्ल्ड और एक तरफ है इससे भी सूक्ष्म इथेरियल वर्ल्ड, और उससे भी सूक्ष्म है रियलिटी, जो सबसे ज़्यादा सटल है। वो इतनी सटल है कि ऑलमोस्ट हमारे फिजिकल बॉडी के लिए तो वो ज़ीरो है। हम इन आँखों से देखने की कोशिश करेंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, उसको जी पाएंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। और ये फूल उसी सटल दुनिया का रिप्रेजेंटेशन है। मुझे बचपन में जब थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए सफ़र करने लगा, परेशान होने लगा, तो क्वेश्चन उठता था आखिर क्यों लाइफ में सफरिंग है। और वहाँ से खोज मेरी स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, गीता पढ़ी, और गीता से मेरे मन में क्वेश्चन ये उठा कि आत्मन क्या है, किस चीज़ को कृष्ण आत्मन कह रहे हैं। ओपेनहाइमर को मैं मानता हूँ मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार जीनियस की कैटेगरी में आएंगे। उन्होंने भी गीता पढ़ी और उसमें से उन्होंने क्या लिया कि भगवान एक बहुत बड़ी पावर है, एक ऐसी पावर जो सबको ख़त्म कर सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के फोर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं, वो बस सोचते ही रहते हैं और उसके बाद उनका थॉट्स बन जाता है एक्शन। उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। कहीं ना कहीं ये सब के सब गुलाम हैं टाइम के, क्योंकि कहा जाता है जिस चीज़ का टाइम आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। एटम बॉम्ब का टाइम आ गया था और ओपेनहाइमर एक तरह से टूल थे नेचर का उसको क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं थी दोस्तों। इंटेलिजेंस होती है जब आप साइलेंस के दायरे में विचारों को देख सकें और उसका गहरा मतलब समझ सकें। ज़रूर कहती है कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है कि अपनी बॉडी की और अपने माइंड की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक सटल बॉडी बना पाता है। तो ऐसे लोग तो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी क्रिएट कर सकते थे। एटॉमिक बॉम्ब तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन पुराने ज़माने से ही हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को देखा कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको बना करके किसी को देना नहीं चाहिए। ये मास डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो केवल और केवल माइंड है, इंद्रियां हैं, ईगो है। ओपेनहाइमर जैसे लोगों ने इसको बनाया और इसको पॉलिटिशियंस को दे दिया। मुझे लगता है इस टाइप के लोग विचार नहीं कर पाते। आज मैं रेप्टाइल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। सांप, छिपकली, इस तरह के सभी जीव जो कि धरती पे ग्रेविटी के फोर्स के साथ बंधे रहते हैं। और ये रेप्टाइल्स लाखों साल से धरती से चिपके हुए थे, ये धरती पे रेंगते थे। लेकिन उसी में से कुछ एक ने, साइंटिस्ट मानते हैं, उनके अंदर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनके पंख निकल आए और वो बन गए पंछी। जी हाँ, बायोलॉजी मानती है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मानती है कि धरती पे सबसे पहले मछलियाँ, मछलियों से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के बाद पंछी। नेचर कैसे सोचती होगी कि हमारे और आपकी तरह नेचर भी एनलाइटमेंट की तरफ जा रही है। ज़रूर कहती है पत्थरों में भी जान होती है, अवेयरनेस होती है, हालांकि बहुत कम होती है। और उन्हीं पत्थरों में से कुछ एक पत्थर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर खा करके डायमंड बन जाते हैं या प्रेशियस स्टोन्स बन जाते हैं। हमको भी लाइफ सफरिंग देती है इसीलिए, ताकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी देख सकें और उसके बियॉन्ड जा सकें। एज अ बॉडी हम इस दुनिया में फिजिकल फोर्सेस और टाइम के गुलाम हैं। लेकिन ये आधा सच है दोस्तों। पूरा सच ये है कि हम इस बॉडी को पहनते हैं, ओढ़ते हैं, और वो एंटिटी जो इसको पहनती है वो टाइम की गुलाम नहीं है, नेचर की गुलाम नहीं है। वो खुद इसकी माँ है। वो हमेशा इस फिजिकल वर्ल्ड के फोर्सेस से फ्री रहती है और इसलिए उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। इस फिल्म को देखने के बाद मैं बच्चों को बता रहा था कि साइंटिफिक नॉलेज तो लो, पैसे कमाने की नॉलेज भी लो, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी नॉलेज तुम ले सकते हो सब लो, लेकिन उन सब का आधार होना चाहिए डीप क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, और उसको अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का पार्ट बनने दो। जो माइंड
एक बॉम्ब बनाता है, मैं उसको जीनियस नहीं कहता। जो माइंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, फ्री बनाता है, वो इंटेलिजेंस है। अगर कभी मैं क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोगों से मिला जो इतने खूबसूरत फिल्म मेकर हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुद्ध के ऊपर फिल्म बनाएं, सीधे कृष्ण के ऊपर फिल्म बनाएं, वो एनलाइटमेंट को समझें, इस नॉलेज को दुनिया को दें। बट आदमी वही करता है जो उसके मन में होता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फ्लावरिंग होनी चाहिए और उसी में से निकल के आएगा पीस ऑफ द वर्ल्ड। जब तक हम रियलिटी तक नहीं पहुंचते, अपने अंदर नहीं पहुंचते, तब तक हम एक पीसफुल वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर सकते। डर से पीस क्रिएट नहीं होती है। हमारे अंदर पीस है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से खाली पीस नहीं, कंपैशन, लव, ब्यूटी, ये सब हमारे अंदर से निकलेगा। इस फिल्म को मैं थिएटर में नहीं देखना चाहता था। खैर, आजकल वैभव फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, इसलिए वो हमको ज़बरदस्ती लेकर चले गए फिल्म दिखाने। घर पे देखने लायक फिल्म है एज ए डॉक्यूमेंट्री। प्लस हम लोग गए थे एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्रिस्टोफर नोलन जो इंसेप्शन के मेकर हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करके गए थे। शायद उसकी वजह से भी हम लोगों को फिल्म में थोड़ी बहुत बोर्डम फील हुई। श्रीश को बुखार भी हो रखा था, लेकिन उसने अपने भाई के चक्कर में आकर के फिल्म देखने चला गया और बेचारा पूरी फिल्म में सोता रहा। एक तरह की डॉक्यूमेंट्री है, कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत नहीं है। यू कैन एंजॉय द सिनेमेटोग्राफी ऑफ दैट मूवी, बट सोचिए, गहरे से सोचिए। मैं सोच रहा था, पूरी फिल्म में सोच रहा था कि समझदार लोग ऑब्वियस चीज़ें क्यों मिस कर जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड जीनियस लोग ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं। ठीक है।